नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे उनसे रूबरू और जानेंगे कि दरअसल जुडिशरी को रोक क्या लगा है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां जो पैसे मिलने के आरोप लगे और उसके बाद से जो एक तहलका सा मचा पूरी जुडिशरी के अंदर, और एक सवाल खड़ा हो गया कि दरअसल कोलिजियम जो है वो फेल कर गया है क्योंकि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, ना ही जांच पूरी हुई है, इसलिए जस्टिस वर्मा को किसी तरीके से अपराधी घोषित करना भी अपना कोई मकसद नहीं है। जांच चल रही है, लेकिन ये जो बहस को आगे बढ़ाया गया है, क्या वो गलत दिशा में बहस जारी है कि कोलिजियम सिस्टम पर हमले हो रहे हैं? एनजेएसी यानी जो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था, यानी जजेस की नियुक्ति सिर्फ जज ना करे बल्कि समाज के दूसरे हिस्से और सरकार मिलकर करे, उस पर फोकस दिया जा रहा है, उस पर मीटिंग्स हो रही है। क्या इस बारे में कोई चर्चा हो रही है कि जिस तरीके की गुणवत्ता वाले फैसले हाईकोर्ट्स में हो रहे हैं और चिंताजनक हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज महोदय ने यहां तक की टिप्पणी कर दी कि लड़की का नाड़ा खोलना और उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करना ये कोई रेप जैसी स्थिति नहीं है। उसके बाद से काफी हंगामा मचा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन उसी तरीके से एक और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ भी इस इम्पीचमेंट की बात शुरू हुई थी। सवाल ये होता है कि जजेस की क्वालिटी हाई कोर्ट में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, अगर ऐसे जज आ रहे हैं जो उस पद के योग्य ही नहीं है, या जो समाज जिस तेजी के साथ बदल रहा है उसके हिसाब से लोगों को फैसले या न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर क्या ये बहस अधूरी है? क्या जस्टिस वर्मा के बहाने पूरी जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करने का काम हो रहा है? और क्यों नहीं जजेस की गुणवत्ता के ऊपर सवाल खड़े होते, उस पर बातचीत होती? तो हम श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना सर आपका? देखिए, मुद्दा ये है कि एक चर्चा में है कि नागरिक जो हैं वो जुडिशरी को लेकर डर रहे हैं, डरने लगे हैं। या तो जुडिशरी से डर रहे हैं या जजों से डर रहे हैं। ये भी ये तय होना बाकी है कि किससे ज्यादा डर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि न्यायपालिका को गलत दिशा में सरकार ले जा रही है कि या न्यायपालिका ले जा रही है, या दोनों मिले हुए हैं आपस में इस मामले में। हाल के समय में कुछ 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं आशुतोष जी की जो काफी चौंकाने वाली हैं, और वो न्यायपालिका के प्रति, न्याय की व्यवस्था के प्रति बहुत ही अविश्वास पैदा करती है। देखिए, मैं 14 मार्च को एक घटना हुई। दिल्ली के उच्च न्यायालय के एक सीनियर जज हैं और वो नंबर 2 नंबर 3 हो सकते हैं। उनके घर के बंगले में, सरकारी बंगले के स्टोर रूम में आग लगी और उसमें नोटों से भरी बोरियों के जलने के चित्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अपनी वेबसाइट पर और तमाम चीजें, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिस तरह से संज्ञान लिया, देश के इतिहास में ऐसा किसी घटना को लेकर नहीं लिया होगा। मतलब बहुत ही घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उससे ज्यादा आश्चर्य करने वाली यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना पर जो संज्ञान लिया और उसको लेकर पिछले 15 दिन से जो चल रहा है वही चल रहा है। मतलब पूरा का पूरा मामला रोज अखबारों में बना हुआ है। बड़ी बड़ी खबरें निकल रही है उस स्टोर रूम की राख से कि वो किसने वीडियो बनाया, किसने फोटो लिए, वो महिला कौन थी जिसने इंटरवीन किया। तमाम चीजें निकल रही है, और जो संबंधित जज हैं वो इनकार कर रहे हैं कि ये उनका पैसा है। वो इसको षड्यंत्र भी करार दे रहे हैं। हम उस चीज में नहीं जा रहे हैं। हम तो, जैसे कल एक घटना हुई कि वहां पुलिस की टीम पहुंची है। हमारी बहस का मुद्दा आशुतोष जी 14 मार्च की आग नहीं है। हमारी बहस का मुद्दा 17 मार्च की
आग है या 17 मार्च का फैसला है, और उसके भी पहले सितंबर में एक घटना हुई 2024 के सितंबर में, वो मुद्दा है। 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक, मतलब ये जो जस्टिस वर्मा है ये भी मूल कैडर इलाहाबाद है, इनका मूल इलाहाबाद से है। जी। और इनके जो तबादला किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है, वो भी इलाहाबाद से संबंधित है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट काफी चर्चा में, वहाँ की बार ने काफी विरोध किया है तबादले का, कि वो तबादला रोका जाए। और जो देश के 6-7 बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि क्रिमिनल केस किया जाए, कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की जाए। हमारा मुद्दा उसमें नहीं है, हम 14 मार्च की घटना में जाने ही नहीं चाहते। हम उसके बहाने एक नई बहस में जाना चाहते हैं कि 17 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज ने एक निर्णय दिया, और उस जज ने जो फैसला दिया उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अमानवीय और असंवेदनशील करार दिया उसको। और वो मामला था यूपी के कासगंज में हुई एक नाबालिग बालिका के यौन उत्पीड़न का। वो बहुत ही पिछड़े तबके की, मतलब पिछड़ा तबका अगर मैं कहूँ तो ऐसा तबका कि झुग्गी झोपड़ियों से भी नीचे कोई अगर किसी तरह के मकान होते हैं जो ईंटों से बने, बहुत ही टेम्परेरी होते हैं, उसमें रहने वाले मजदूरों और मार्जिनल किसानों की एक बस्ती की बच्चे का मामला है ये, जिसमें कोई 200 फैमिलीज उस बस्ती में रहती है। अब आप बताइए कि ये उसका यौन उत्पीड़न की जो घटना हुई थी वो तो 2021 में हुई थी, और उसका जो फैसला है वो 2024 के नवंबर में मतलब सुनवाई पूरी हुई, और उसको फिर फैसले के लिए रोक लिया गया है कि उसका लिखित में फैसला दिया जाएगा। अब आप बताइए कि वो फैसला जो नवंबर 2024 में रोका गया था, वो दिया गया अभी 17 मार्च को, और उसमें जो माननीय जज हैं वो कहते हैं कि जो पीड़िता है, बालिका जो है, नाबालिग बालिका, उसके अंगों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना, दुष्कर्म की दुष्कर्म की कोशिश नहीं मान सकते। उस बालिका के साथ जो हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश को पता है कि किस तरह से क्या किया गया, तो मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। आरोपों और तथ्यों के आधार पर यह साबित करना कि दुष्कर्म का प्रयास हुआ संभव नहीं, ये जज महोदय कह रहे हैं। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्तों का कृत्य अपराध करने की तैयारी के लिए था। दुष्कर्म की कोशिश और दुष्कर्म की तैयारी के बीच के अंतर को समझना होगा, ये हमारे जज महोदय ने कहा अपने 17 मार्च के फैसले में। मैं फैसले की उसमें भी नहीं जा रहा हूँ आशुतोष जी, मेरिट्स में भी नहीं जा रहा हूँ। हम जिस बहस पर जा रहे हैं वो अलग है। जैसा कि होना था, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो हुआ 17 मार्च को, उसका लेकर बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गई, कई समूह पहुंचे। हम ये जानना चाहते हैं या देश को बताना चाहते हैं कि हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आशुतोष जी, कि उस विवादित हिस्से को अमानवीय और असंवेदनशील बताते हुए 26 मार्च को उस पर रोक लगा दी। किस पर रोक लगा दी? उस विवादित हिस्से पर, कि ये जो आपने कहा ये असंवेदनशील और अमानवीय था। इसके आगे कुछ हमको पता नहीं है। इसके आगे का मतलब ये, इसके आगे का अगर ये है कि उसके मामले पर 14 मार्च की राख पड़ गई, कोई चर्चा नहीं, न तो जज को लेकर कोई चर्चा, न फैसले को लेकर, न अपराधियों को लेकर। मीडिया भी कोई उस मामले में उसने कोई कोशिश की हो कि आगे क्या हुआ। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और मैं उसकी दाद देना चाहता हूँ उन रिपोर्टरों की जो वो कासगंज से 60 किलोमीटर दूर वो मजदूरों की या मार्जिनल किसानों की बस्ती में गए, 200 परिवारों की,
और जब वो गए तो कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, कोई बात करने को तैयार नहीं था, और इतनी दहशत थी वहां। मामला क्या है कि बच्ची के साथ, उस गरीब बच्ची के साथ, पिछड़े तबके की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने वाले, दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले गुनाहगारों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है, क्योंकि बहुत ही समृद्ध लोग हैं और बंदूक की नोक पर उनको धमकाया जा रहा है, जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, और उन वो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनसे कहा जा रहा है कि आप पूरे प्रकरण को वापस लीजिए। उनको अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और कोई घर के बाहर आने को तैयार नहीं है। और पीड़िता का जो 70 वर्षीय पिता है, वो उससे जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की तो उसने कहा कि उसको ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये पता कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। और अगर उसने कहा कि अगर अदालतें ही हमारी बच्चियों की इज्जत को नहीं बचा पाएंगी तो फिर कौन बचाएगा। अब आशुतोष जी, मामला यह है कि नोटों के जलने की घटना को मुद्दा बनाकर हमारे पूरी का पूरा सत्ता प्रतिष्ठान और वाइस प्रेसिडेंट उसमें नेतृत्व कर रहे हैं, धनखड़ साहब सब दलों की बैठक बुला रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, और कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है कि ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सरकार लाने का सोच रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसको फिर से कैसे जिंदा किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस अमानवीय और असंवेदनशील फैसले को कॉलेजियम सिस्टम की असफलता के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए हम किस तरह के जज नियुक्त कर रहा है कॉलेजियम कि इस तरह के फैसले दे रहे हैं। मतलब 2021 की घटना का फैसला, 2024 में सुनवाई पूरी, और 2025 में उसको इस तरह से उस बालिका को या उनके पूरे परिवार को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। जिस जज के घर में नोट जले हुए मिले, उस जज से काम छीन लिया गया, या काम वापस ले लिया गया है, काम नहीं दिया जा रहा है और उनका तबादला किया जा रहा है। पर जिस जज ने ये फैसला दिया, इस तरह का फैसला दिया, उसको लेकर, या वो जो अपराधी हैं उस बालिका के यौन उत्पीड़न के, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी भी, हमको नहीं पता, हमको जानकारी नहीं है। अगर कोई उस मामले में आगे बढ़ा हो, कहा हो कि आपने उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पूछा हो कि हमारे 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 टिप्पणी के बाद, 26 मार्च की टिप्पणी के बाद आपने क्या किया, क्या अपराधियों को बुक किया, गिरफ्तार किया, एफआईआर का क्या हुआ, तो उस बारे में। और जो रोक लगी है वो ये लगी कि आपने ये कहा कि वो जो उसके अंगों को से छेड़छाड़ की, नाड़ा खोला और ये तमाम चीजें की, उसको आपने दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं, के प्रयास की श्रेणी में नहीं माना, उसको आपने रोक लगाई है। मुद्दा यह है आशुतोष जी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज विश्व हिंदू परिषद के समारोह में जाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए हिंदुस्तान जो है ये बहुसंख्यकों का देश है और यहाँ ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी के हिसाब से ही चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कठमुल्ले हैं, एक संप्रदाय विशेष को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश के लिए घातक हैं। अब आप बताइए कि ये घटना भी सितंबर 2024 की है और कॉलेजियम ने 17 दिसंबर को इस पर विचार विमर्श किया। फिर कॉलेजियम ने उनको बुलाया, संबंधित जज को, और जैसी की खबर थी उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया अपने कहे पर, और राज्यसभा के 55 सदस्यों ने महाभियोग चलाने की मांग को लेकर राज्यसभा महासचिव को नोटिस दिया। आशुतोष जी, मैं आपके माध्यम से, सत्य हिंदी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ उसमें क्या हुआ, आगे किसी भी मामले में क्या हुआ।
उस बच्ची के मामले में क्या हुआ, उस जज ने जो इस तरह की टिप्पणी की उसके बारे में क्या हुआ, तो क्या ये तमाम मामले मतलब एक कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए क्या हुकूमत कोई बहाने ढूंढ रही थी, और ये जो नोटों का मामला है ये उसको हाथ लग गया, और ये जो यौन उत्पीड़न की घटना है या एक पूरे के पूरे संप्रदाय को 20 करोड़ की आबादी को अपमानित करने की जो घटना है न्यायपालिका के उच्च पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के द्वारा, इसको लेकर कॉलेजियम क्या कर रहा है, या चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो जो बच्ची है वो तो बहुत ही पिछड़े वर्ग की, बहुत ही मार्जिनल समुदाय की, बहुत ही, मैं अगर आप उसका फोटो देखें, जिस मकान में ईंटों से बना हुआ एक कमरा है जिसमें परिवार रहता है काजोल से, तो ये तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, मायावती, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये तमाम लोग कहाँ हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं ये लोग? क्या इनकी लड़ाई सिर्फ वो आगरा के सांसद के लिए है कि जिसका मकान ध्वस्त कर दिया करनी सेना के लोगों ने, कि इस गरीब बच्ची के लिए भी होगी, या उस संप्रदाय के लिए भी होगी जिसके खिलाफ इतनी टिप्पणियां की जा रही है? तो मैंने सोचा आपके आज सत्येंद्र के माध्यम से एक संवेदनशील मुद्दे को देश के नागरिकों के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने लाना बहुत जरूरी है कि लोगों ने या मीडिया ने अभी अपनी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं की है। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जिन मामलों का हम जिक्र कर रहे हैं उस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आप जिन मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं उस पर तो आप बोल रहे हैं, और जिन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उस पर हम लोग बोलेंगे, और हम ही नहीं बोलेंगे, सब लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो आज की चर्चा हम इसी पर समाप्त करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।